नमस्कार। आपके YouTube चैनल GTT EDU पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रोटोजोआ संघ के बारे में कुछ सामान्य जानकारी तथा उसके जनरल लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ये BSc पार्ट फर्स्ट का प्रथम चैप्टर है जिसमें हम प्रोटोजोआ संघ के सामान्य लक्षण तथा उनके जनरल लक्षण पढ़ेंगे। तो प्रोटोजोआ संघ के सामान्य लक्षण यानी इसका सामान्य परिचय क्या होता है, ठीक है ना। तो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो RH वेक्टर था, RH वेक्टर ने सभी संघों को 5 संघों में बांटा था, जिसमें कौन सा था? प्लांटी, मोनेरा, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। इन 5 संघों में बांटा था RH विक्टर ने। तो प्लांटी, मोनेरा, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा और फंजाई में बांटा था। तो संघ प्रोटोजोआ जिसमें क्या होता है, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। संघ प्रोटोजोआ क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। और प्रोटोजोआ संघ की खोज प्रोटोजोआ संघ की खोज की थी गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने। गोल्डफस ने की थी। कब की थी? 1818। गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने 1818 में की थी प्रोटोजोआ संघ की खोज। प्रोटोजोआ संघ क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है ना। प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव वो। अब देखो, कोशिका के आधार पर हम जीवों को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है एक कोशिकीय और दूसरा है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय जीव में वे प्राणी रखे जाते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, यानी यूनिसेलुलर। और बहुकोशिकीय जीव वे होते हैं जिनका शरीर एक से ज़्यादा कोशिकाओं का बना होता है। तो जो प्रोटोजोआ संघ के प्राणी होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, यानी उसमें सिर्फ एक कोशिका ही होती है। उसमें क्या होता है? इसमें सममिति पाई जाती है। सममिति 3 प्रकार की होती है। सममिति कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अब प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हैं, उनमें कौन कौन सी सममिति पाई जाती है? सममिति, सिमेट्री, कौन कौन सी पाई जाती है? तो प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हैं उनमें गोलीय सममिति, स्पाइरल सिमेट्री, गोलीय सममिति। और दूसरी पाई जाती है द्विपार्श्वीय सममिति, द्विपार्श्वीय सममिति यानी बाइलेटरल सममिति, द्विपार्श्वीय सममिति। तो सममिति वैसे 3 प्रकार की होती है। सिमेट्री कहते किसे? ठीक है ना। सिमेट्री वो होती है जो किसी भी जीव को 2 समान भागों में विभाजित कर सके, ठीक है ना। तो गोलीय सममिति यानी गोलीय सममिति वो होती है जिसमें क्या होता है, हम जीवों को कहीं से भी 2 भागों में अगर काटें तो उसको 2 भागों में समान रूप से विभाजित कर सकते हैं। द्विपार्श्व सममिति भी यानी जो उच्च वर्गीय पादप
जो प्राणी हैं उनमें पाई जाती है। तो जो प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हैं उनमें गोलीय समिति तथा द्विपार्श्व समिति दोनों प्रकार की समिति पाई जाती है। तो ये था प्रोटोजोआ के बारे में सामान्य परिचय। उसके बाद में इसके सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। देखो सामान्य लक्षण, ये आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसमें पहले इसके सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स, सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण के बारे में आज पढ़ेंगे। तो प्रोटोजोआ संघ के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं। पहला लक्षण, प्रोटोजोआ संघ के प्राणी होते हैं वो समितियां देखे जा सकती हैं। तो प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में समितियां देखी जा सकती हैं। तो प्रोटोजोआ संघ के सदस्य होते हैं या जीव होते हैं, संघ के जीवों में सममिति यानी सिमेट्री देखी जाती है, देखी जाती है। अब सिमेट्री भी कौन कौन सी होती है इसमें, एक तो होती है द्विपार्श्वी, एक होती है गोली। ये दो प्रकार की समितियां पाई जाती हैं। प्रोटोजोआ संघ के प्राणी होते हैं वो क्या होते हैं, आकार नियत होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका जो आकार क्या होता है, नियत, आकार नियत होता है, यानी उसकी जो शेप होती है वो नियत होती है, उसका आकार क्या होता है, नियत होता है और बदलता भी है। और इसका सदस्य का आकार बदलता भी है, नियत भी होता है और बदलता भी है। बदलता भी है। और इसमें जो इसका आकार होता है गोलीय भी हो सकता है, आकार गोलाकार भी हो सकता है, आकार गोलाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है। यानी आकार जो प्रोटोजोआ संघ के प्राणी है उसका आकार नियत भी होता है, बदलता भी रहता है, और ये आकार क्या है, गोलाकार भी हो सकता है। केंद्र की संख्या एक या अनेक हो सकती है, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट क्या है, ये तो पढ़े क्या है, सामान्य लक्षण, क्या है, सामान्य लक्षण। यानी इसमें जो न्यूक्लियस है यानी केंद्रक, केंद्रक की संख्या एक या एक से अधिक भी पाई जाती है। अधिक भी पाई जाती है, यानी इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक तथा एक से अधिक भी पाई जाती है। गमन उपस्थित तथा अनुपस्थित हो सकता है। गमन क्या होता है, उपस्थित भी हो सकता है और अनुपस्थित, यानी इसमें जो गमनांग है वो उपस्थित भी हो सकते हैं और अनुपस्थित। जो गमनांग है, गमन अंग, गमन अंग उपस्थित या अनुपस्थित भी हो सकते हैं, अनुपस्थित हो सकते हैं। जो प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हैं उनमें जो गमनांग है वो उपस्थित हो भी सकते हैं और उपस्थित यानी होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। और इसमें जो गमनांग है, ठीक है ना, वो फ्लैजिला और सूडोपोडिया, यानी इसमें जो गमन अंग होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो कूटपाद होते हैं। क्या होते हैं, जो गमन अंग होते हैं वो क्या होते हैं, कूटपाद, ठीक है ना। कूटपाद, सूडोपोडिया या फ्लैजिला, फ्लैजिला होते हैं। जो गमन के लिए कूटपाद, यानी हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ा है कि कूटपाद क्या होते हैं,
उत्पाद क्या होते हैं? सूडोपोडिया, ठीक है ना। तो सूडोपोडिया क्या होते हैं? जैसे हमने अमीबा पढ़ा है, ठीक है ना। अमीबा, जैसे अमीबा में जो ऐसी आकृति हमने पढ़ी है अमीबा की, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, जो उभरे हुए अंग पाए जाते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? कूटपाद या सूडोपोडिया, कूटपाद। इसके द्वारा क्या करता है, ये भोजन भी ग्रहण करता है और ये क्या करता है, आगे गति भी करता है। इसी प्रकार फ्लैजिला क्या होते हैं? तो फ्लैजिला हमने यूग्लिना पढ़ा है, ठीक है ना। यूग्लिना आकृति जैसे ऐसे होती है, ठीक है ना। उसमें एक तंतुनुमा संरचना पाई जाती है, इससे क्या करती है? फ्लैजिला। यानी ये फ्लैजिला क्या करता है? इसके गमन अंग में सहायता करता है। अब आगे देखो तीसरा पॉइंट, आगे अगला पॉइंट देखो, ये मुखजीवी तथा सहभोजी या परजीवी हो सकते हैं। ये मुखजीवी, मुखजीवी, सहजीवी या परजीवी होते हैं। यानी देखो मुखजीवी यानी तो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करे, ठीक है ना। सहजीवी वे जो एक दूसरे के साथ रहकर अपना जीवन यापन करते, जैसे सहजीवी यानी दूसरे को, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए जो अपना जीवन यापन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सहजीवी। जैसे हमने जो लेग्यूमिनेसी कुल है उसमें पढ़ा है कि जो उसकी लेग्यूम होती है, उसकी गांठ यानी पौधे की गांठ होती है, यानी जो दलहनी पादप होते हैं उनमें क्या होता है, जो राइजोबियम में होता है वो सहजीवी के रूप में होता है। यानी वो उस पौधे को भी भोजन देता है तथा जो अपना भोजन उस पौधे से प्राप्त करता है। यानी जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ा है ना हमने, उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है ना। तो कुछ क्या होते हैं सहजीवी के रूप में, सहजीवी यानी जो अपना जीवन साथ साथ यापन करते हैं। परजीवी, परजीवी वे होते हैं जो सिर्फ अपना फायदा पहुंचाते हैं, अपना फायदा यानी यानी दूसरे से अपना सिर्फ भोजन लेते हैं, उनको फायदा नहीं पहुंचाते। यानी जैसे हमने अमरबेल पढ़ी है, ठीक है ना। अमरबेल क्या होती है? परजीवी। यानी परजीवी वे होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, दूसरों से प्राप्त करते हैं। पोषण की दृष्टि से, ठीक है ना, पोषण क्या होता है? देखो पोषण, पोषण की दृष्टि से, पोषण की दृष्टि से ये मर्जीवी व स्वयंपोषी होते हैं। अब देखो मर्जीवी क्या होते हैं? वे जो अपना भोजन मृत शरीर के लिए पदार्थों से प्राप्त करते हैं। स्वयंपोषी, ठीक है ना। स्वयंपोषी हमने पढ़ा था यूग्लिना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? स्वयंपोषी होता है जो यानी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद बनाता है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण वो होता है जिसमें क्या होता है, जब सौर ऊर्जा को यानी प्रकाश द्वारा, प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्लोरोफिल तथा जो CO2 होती है और एक खनिज लवण होता है, ठीक है ना। जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है ना, जैसे पौधे CO2 प्लस H2O का उपयोग कर और इसमें सूर्य का प्रकाश व क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? स्टार्च प्लस O2, ये बाहर निकल जाती है, ये प्रकाश संश्लेषण है। यानी पौधा CO2 तथा जल का उपयोग कर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्टार्च यानी भोजन का निर्माण करता है तथा O2 का निर्माण करता है। तो ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण। तो जो स्वयंपोषी होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण यानी द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं संश्लेषित करते हैं। वो क्या कर लेते हैं, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या होते हैं? स्वयंपोषी। तो प्रोटोजोआ संघ के प्राणी होते हैं वो मृतजीव भी होते हैं और स्वयंपोषी भी होते हैं। अब देखो इसमें
पेशियों का अभाव होता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, इनमें क्या होता है, पेशियों का अभाव, पेशियों का अभाव होता है। अब पेशियां तो बनेगी नहीं। पेशियां जैसे हमने जब पढ़ा है कि जो सेल होती है उससे बनके बहुत सी सेल बनके ऊतक का निर्माण करती हैं, और ऊतक के किसका निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। अंग से अंगतंत्र का निर्माण होता है, उसके बाद में उसकी बॉडी का निर्माण होता है। तो हमने पढ़ा है कि ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय के होते हैं। तो इसमें जब उत्तक बनेंगे नहीं तो पेशियां कहाँ से बनेगी, उत्तक बनेंगे नहीं तो पेशियां नहीं बनेंगी। तो इसमें पेशियों का क्या होता है, अभाव होता है, यानी इसमें पेशियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है ना। और इसमें क्या होती हैं, संकुचित धानियां होती हैं। क्या होती हैं, संकुचनशील धानियां, धानियां होती हैं। अब ये संकुचित धानियां क्या होती हैं, काम क्या आती हैं प्रोटोजोआ में संकुचित धानियां, जो संकुचित सिधानी होने, क्योंकि प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हैं वो लगभग क्या होते हैं, जलीय प्राणी होते हैं। तो उसमें क्या होता है, संकुचित सिधानियों द्वारा अतिरिक्त जल को बाहर निकाला जाता है। तो अतिरिक्त जल प्रोटोजोआ के अंदर आ जाता है, उसको संकुचित सिधानियों द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या अपने नोट्स बनाने चाहो तो नोट्स में ही लिख लो। तो ये जो इसके जो सामान्य लक्षण हैं इनका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आगे देखो, अगला जो प्रोटोजोआ के जो सामान्य लक्षण हैं उनमें आगे देखो। अगला है प्रोटोजोआ में जनन। अगला जो पॉइंट है प्रोटोजोआ में जनन। तो प्रोटोजोआ में जनन अलैंगिक अलैंगिक विधि द्वारा होता है। प्रोटोजोआ में जो जनन होता है, यानी जो जनन, अब जनन क्या होता है, जनन, इसकी भी हमें परिभाषा आनी चाहिए। जनन क्या होता है, यानी अपने समान नई संतति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक है ना। जैसे मनुष्य के मनुष्य पैदा होता है, ठीक है ना, कुत्ता होता है उसके कुत्ता पैदा होता है, ठीक है ना, गाय के गाय जैसा बछड़ा ही पैदा होता है। ठीक है ना। तो जनन क्या होता है, यानी अपने समान नई संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो प्रोटोजोआ में अलैंगिक जनन होता है। ठीक है ना। अलैंगिक विधि द्वारा क्या होता है, जनन होता है। तो इसमें अलैंगिक विजन विधियों में जैसे इसमें प्रोटोजोआ में जनन होगा वो क्या होगा, एक तो द्विविभाजन, बाइनरी फ्यूजन द्वारा, ठीक है ना, द्विविभाजन, बहुविभाजन, इनके द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। कुछ ही जो प्रोटोजोआ संघ के प्राणी हैं उसमें क्या बनते हैं, स्पोर या बीजाणु बनते हैं। जो जनन की विधि होती है उसमें क्या होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ में, कुछ प्रोटोजोआ में स्पोर, स्पोर द्वारा क्या होता है, जनन होता है, स्पोर बनते हैं, स्पोर द्वारा जनन होता है। प्रोटोजोआ में लैंगिक जनन भी होता है।
इस संघ के प्राणी में, इस संघ के जीवों में क्या होता है? जीवों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन संयुग्मन द्वारा होता है। संयुग्मन क्या होता है? जब निषेचन, ठीक है ना, संयुग्मन यानी नर गैमेट तथा मादा गैमेट आपस में मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुग्मन कहते हैं। यानी इसमें जो लैंगिक जनन होता है वो संयुग्मन द्वारा होता है। ये कुछ थे प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण, ठीक है ना। अब है प्रोटोजोआ का वर्गीकरण। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण, देखो प्रोटोजोआ संघ के प्राणी होते हैं, वो एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं यानी यूनिसेलुलर होते हैं। तो इनको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। वो भी किसके द्वारा? सोसाइटी ऑफ ए प्रोटोलॉजिस्ट द्वारा, ठीक है ना, 1964 में। तो पहला संघ है इसका, पहला जो वर्ग है वो है सार्कोमेस्टिकोफोरा। सार्कोमेस्टिकोफोरा। दूसरा है नीडोफोरा, दूसरा संघ है नीडोफोरा। तीसरा है स्पोरोजोआ, तीसरा संघ है स्पोरोजोआ। और चौथा संघ है सीलियोफोरा। चौथा संघ है सीलियोफोरा। तो प्रोटोजोआ संघ के जो वर्गीकरण करते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम सार्कोमेस्टिकोफोरा, उसके बाद में निडोफोरा, स्पोरोजोआ और सीलियोफोरा, ठीक है ना। अब इसको अलग अलग वर्गीकरण दिया गया है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस क्लास को सबसे ज़्यादा शेयर करना है, और जो भी बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके बीच में, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा शेयर करना है और इसको पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये बीएससी पार्ट का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर था प्रोटोजोआ, जिसमें हमने पहला पढ़ा है इसके सामान्य परिचय, ठीक है ना। सामान्य परिचय में हमने देखा था कि गोल्डफस ने इसका 1818 में क्या किया था? नामांकन किया था, यानी नाम दिया था। इसके बाद में पढ़ा है हमने इसके सामान्य लक्षण, उसके बाद में वर्गीकरण। वर्गीकरण को 4 वर्गों में विभाजित किया है, सार्कोमेस्टिकोफोरा, निडोफोरा, स्पोरोजोआ और सीलियोफोरा। ये हम नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी उसमें पढ़ेंगे।